नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मरुधरा की 2 सीटों के लिए 30 अक्टूबर को उपचुनाव के ऐलान के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के योद्धा मैदान में कूद पड़े हैं। बीजेपी दोनों सीटों पर जीत का दावा कर रही है तो कांग्रेस बीजेपी को अपना घर बचाने की नसीहत दे रही है। तो चुनाव के ऐलान के साथ ही इस बार मरुधरा में राम नाम का भी जोर है। कैसी होगी उपचुनाव की सियासी जंग, देखिए इस रिपोर्ट में। किसान इस तरीके से नाराज हैं, आक्रोशित हैं कि उपचुनाव में तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी, लेकिन आने वाला जो भी चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। गुलाब जी ने दावा कर दिया है 2 सीटों के जीतने का। गुलाब जी पहले ये तो दावा करते हैं वल्लभ नगर में किसको टिकट मिलेगी। बजा बिगुल, जीत पर घमासान। निश्चित रूप से अब की बार ये दोनों सीटें दरियावत तो 100% हमारी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और अब की बार ट्रायंगल में हम वल्लभ नगर भी लेकर के राजस्थान की जनता को ये आश्वस्त करेंगे। मरुधरा में उपचुनाव की जंग। लोग राजस्थान जो मॉडल स्टेट बना, नंबर 1 बना है पूरे देश में काम के मामले में, तो डेमोक्रेसी में काम करने वालों की वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए जरूरी है कि जनता भी ईमानदारी से फैसला करेगी और निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। पंजाब जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी और रिकॉर्ड बनेगा राजस्थान। वल्लभ नगर और धरियावद सीट के लिए उपचुनाव के ऐलान के साथ ही जीत के सियासी दावे शुरू हो चुके हैं। दोनों सीटों पर सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, तो जीत के दावे भी दोनों ओर से हो रहे हैं। उपचुनाव के ऐलान के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए सियासी वार और पलटवार। जो हमारा काम है बहुत बेहतर तरीके से जो काम हुए हैं कोरोना काल में, जो ऐतिहासिक राजस्थान में जो काम हुए हैं, जो योजनाएं हैं, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना हो चाहे दूसरी योजना हो, उनका लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री जी या तो विदेशों में जाते हैं, विदेशों में आकर के वो 2 मिनट उनको किसानों से बात करने के लिए समय नहीं है, और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है सेंट्रल विस्टा का उसको देख रहे हैं, जबकि वो इंजीनियरों को देखने का काम है। इस सरकार की जो स्थिति बनी है पिछले 3 सालों से, उसके कारण से भी उस क्षेत्र के लोगों को भारी पीड़ा हो रही है। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से 52 का पहला चुनाव भी वल्लभ नगर में भारतीय जनसंघ जीता था। तब से लेकर के राव कमलेश सिंह जी 3 बार जीत चुके हैं। अब की बार भी हम लंबे समय से चुनाव जीत रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ इस बार जो ट्रायंगल होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से फायदे में रहेगी। बात सिर्फ जीत की ही नहीं हो रही, बल्कि मरुधरा की सियासत में राम नाम भी जोरों से चल रहा है। लेकिन इस बार राम नाम की सियासत कांग्रेस कर रही है और निशाने पर है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते। इतने बड़े बोल जो बीजेपी बोल रही है, और सबक सिखाने का मौका आया बीजेपी को। लोग पंजे के निशान का बटन दबाएंगे, आप देख लेना। भगवान राम हमारे हैं, जो हमारे राम का अपमान करेंगे, भगवान का, जो महाराणा प्रताप को चुनौती देंगे, जो महाराणा प्रताप का अपमान करेंगे, मेवाड़ का अपमान करेंगे, उनको चुनाव में वोट लेने का हक नहीं है। अब आपको बताते हैं कि उपचुनाव के ऐलान के बारे में कई राज्यों के साथ ही मरुधरा में भी उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान की वल्लभ नगर और धरियावद सीट पर उपचुनाव होगा। इसके लिए 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 2 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। 1 अक्टूबर से उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 8 अक्टूबर तक नामांकन किए जा सकेंगे, तो 13 तक नाम वापसी हो सकेगी। आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन से वल्लभ नगर सीट खाली हुई है, तो गौतम लाल मीणा के निधन से धरियावद सीट खाली हुई है। उदयपुर की वल्लभ नगर सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, तो प्रतापगढ़ की धरियावद सीट बीजेपी के पास है। वल्लभ नगर धरियावद दोनों सीट पर कांग्रेस बीजेपी में सीधी टक्कर है। हालांकि आरएलपी के साथ ही कुछ छोटे दल भी उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। पिछले चुनाव का हाल देखें तो दोनों ही पार्टी को एक सीट मिली थी। इस बार जनता के फैसले के लिए 2 नवंबर का इंतजार करना होगा। बाबूलाल धायल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उपचुनाव के घोषणा के साथ ही
बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने दावा किया है कि कांग्रेस दोनों ही सीटों पर बड़े अंतर से जीतेगी। वहीं मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार को लेकर भी भंवर सिंह भाटी ने साफ साफ बयान दिया। उनका कहना है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता पद और सत्ता की लालसा से काम नहीं कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता या विधायक को जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसी अनुरूप कार्य किया जाएगा। काम राजस्थान की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कोविड के समय में तो देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद राजस्थान के मॉडल की सराहना की है। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस की भाव, क्योंकि हम लोग जो कांग्रेस की जो सरकार बनी 2.5 साल पहले, तो हमने जनता से जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करना कांग्रेस की सरकार का एजेंडा है। कौन पद पे रहेगा कौन नहीं रहेगा, कोई मंत्री या विधायक की किसी की लालसा नहीं है। जिस किसी भी कार्यकर्ता को जो भी जिम्मेदारी पार्टी के द्वारा, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा दी जाती है, उस पर अच्छे तरीके से काम हो, यही सबका मिशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए दौसा के मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे, जिसे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आज दौसा डीएम पीयूष समारिया सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और वहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित जगह को जेसीबी के जरिए समतलीकरण कराया जा रहा है ताकि 30 सितंबर को कार्यक्रम आयोजित किया जा सके। हालांकि मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास का यह कार्यक्रम वर्चुअल होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल ही जुड़ेंगे और संबोधन देंगे। इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के भी कई मंत्री और विधायक शामिल होंगे। और अब बात उपराष्ट्रपति के जोधपुर दौरे की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जोधपुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आईआईटी जोधपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और राज्यपाल कलराज मिश्र ने आईआईटी जोधपुर में जोधपुर सिटी नॉलेज एवं इनोवेशन क्लस्टर का उद्घाटन किया। इस तरह के क्लस्टर देश में दिल्ली, पुणे, चंडीगढ़, हैदराबाद और उड़ीसा में शुरू किए गए हैं। ये क्लस्टर रीजनल सॉल्यूशन सेंटर के रूप में काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने 100 करोड़ की लागत से बनने वाली सेंसर लैब का शिलान्यास किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में यह तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। वेंकैया नायडू ने यह भी कहा कि तकनीक से लगातार फायदा होता है। आईआईटी कैंपस के कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जब छात्रों के साथ संवाद कर रहे थे तो एक छात्र ने उपराष्ट्रपति से पूछा कि भारत युवाओं का देश है, लेकिन राजनीति में युवाओं की कमी नजर आ रही है। इसको लेकर आप सीनियर राजनीतिज्ञ क्या प्लान कर रहे हैं? इस प्रश्न का जवाब देते हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि वर्तमान समय में राजनेता बहुत तेजी से पार्टियां बदल रहे हैं, जैसे बच्चे कपड़े बदलते हैं। पार्टी बदलना बुरी बात नहीं है, यह विचारधारा में बदलाव की वजह से होता है, लेकिन जो लोग सत्ता में आने के लिए पार्टियां बदलते हैं वो ठीक नहीं है। और अब बात रीट परीक्षा में नकल गिरोह पर गिरी गाज की। रीट परीक्षा में नकल गिरोह का बड़ा एक्शन उस पर सरकार ने लिया है। एक जिला शिक्षा अधिकारी समेत अब तक 15 शिक्षक और कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप के बाद सवाई माधोपुर के जिला शिक्षा अधिकारी राधेश्याम मीणा को संदेहास्पद भूमिका होने पर सस्पेंड कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बाकी के 14 शिक्षक और कर्मचारियों को भी सस्पेंड किया गया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि जांच रिपोर्ट में दोषी सिद्ध होने पर सरकार उसे बर्खास्त करेगी। रीट परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों के मसले पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मामले में पुलिस और एसओजी की टीमें काम कर रही हैं। मामले की तह तक जाकर गड़बड़ी में शामिल सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग की तरफ से सूचना मांगी है तो सस्पेंड तो जो भी 10-12 लोगों का हमारे पास नाम आया था उनको तत्काल कर दिया गया और टर्मिनेशन की कार्रवाई
जो ही इनका चालान जिसका हो जाएगा सरकारी कार्मिक का, उनको टर्मिनेट भी किया जाएगा नौकरी से और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि देखिए इतनी बड़ी एग्जाम जिस प्रकार से राजस्थान में हुई है, मुख्यमंत्री जी ने जो ऐलान किया था बजट में कि फ्री में युवाओं को, और फिर जो मुख्यमंत्री जी ने अपील की NGO भामाशाहों से कि आप आगे आइए, इन लोगों की सुविधाएं और खाना वगैरह बिस्तर वगैरह दीजिए, तो ये रीट की परीक्षा रीटोत्सव में बदल गई। उत्सव आयोजन, और जो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा के जो लोग आए वो कह रहे हैं हमने हमारे जीवन में इतने बड़े होके इस तरह के इंतजामात राजस्थान की सरकार ने किए वो नहीं देखे। राजधानी की जवाहर नगर पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई और संपत नेहरा को 3 अक्टूबर तक के लिए पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस की ओर से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और आरोपियों के खिलाफ फिर से रिमांड मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को 3 अक्टूबर तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा ने बताया कि आरोपी संपत नेहरा ने गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के कहने पर जवाहर नगर के एक व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। लॉरेंस विश्नोई को व्यापारी के बारे में जयपुर के बदमाश आनंद शांडिल्य ने सूचना दी थी। पुलिस का कहना है कि राजस्थान में इस गिरोह के जो सक्रिय गुर्गे हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास करते हुए इनके नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अन्य जिन अपराधियों से इनका संपर्क है वो सारे नेटवर्क को अनर्थ किया जाएगा ताकि जयपुर शहर में और राजस्थान में इस तरह की दोबारा इन अपराधियों के द्वारा कोई पुनरावृत्ति ना की जा सके। एक व्यक्ति को फिर गिरफ्तार किया गया है। आनंद सांडिल्य नाम से एक अपराधी है जो पूर्व में भी गिरफ्तार होता रहा है। उसकी मोडस ऑपरेंडी यही है कि वो अपने परिचितों से, अपने साथ काम करने वालों को अपराधियों के टारगेट पे लाता है और अपराधियों से वसूली कराने के लिए उनको टारगेट देता है। उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोटा से यह खबर है, फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल के कार्यक्रम में हंगामा हुआ है। ब्यूटी सेमिनार बीच में ही छोड़कर अमीषा पटेल लौट गई हैं। आयोजनकर्ताओं और अमीषा पटेल की टीम के बीच जोरदार कहासुनी हुई है। आज UIT ऑडिटोरियम में ब्यूटी कंपटीशन के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अमीषा पटेल कोटा पहुंची थी। आयोजनकर्ता ने महावीर नगर थाना पुलिस को इसकी शिकायत भी दी है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने क्या कहा? चलो गाड़ी निकालो, हमारी गाड़ी लगेगी, अपनी गाड़ी लगाओ, जाओ। नहीं, आपके यहाँ पर मेहमान है कोठा में, मेहमान से बदतमीजी करते हैं, कोई कोठा में एक्टर नहीं आएगा। एनसीसी कैडेट्स का अभ्यास फिर से शुरू हो गया है। जयपुर में वनराज गर्ल्स बटालियन और चूरू में 2 राज बटालियन के कैडेट्स सेना के अफसरों की देखरेख में हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे हैं। वहीं इसके साथ तेज चाल और मार्च पास्ट का कठिन अभ्यास भी कराया जा रहा है। एनसीसी शिविर में 386 कैडेट्स सेना से जुड़ी बारीकियां सीख रहे हैं। हम जयपुर ग्रुप में 10 यूनिट्स हैं और ये एक यूनिट वनराज गर्ल्स बटालियन इस लोकेशन में एनसीसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये कैंप यहाँ कंडक्ट कर रही है। आज हमारा यहाँ कैंप चल रहा है, ATC कैंप, जो कि 20 सितंबर को स्टार्ट हुआ था और 29 सितंबर को यानी कि कल उसका आखिरी दिन है। इन 9 दिनों में हमने काफ़ी कुछ सीखा है। हमारी जो कमियां थी, जैसे कि ड्रिल में हमारी कुछ कमियां थी या हमारे बोलने का तरीका, हमारे पहनावे का तरीका, हमने उन सब चीज़ों को सीखा है। उन सब चीज़ों में हमने और बदलाव किया है और हम काफ़ी अच्छी तरीके से बदले हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से हम उभर के आए हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब आपको दिखाते हैं रंग रंगीलो राजस्थान की एक दिलचस्प तस्वीर, जहां गवरी कलाकारों ने मेवाड़ के पारंपरिक लोक नृत्य गवरी पर जमकर नृत्य किया। साथ ही कलाकारों के साथ उदयपुर ग्रामीण के विधायक
फूल सिंह मीणा भी जमकर थिरकते नजर आए। आप अपने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं कैसे विधायक फूल सिंह मीणा जमकर गवरी डांस करते नजर आए। बता दें, उदयपुर के पीपलवास गांव के चौराहे पर गवरी खेली जा रही थी। उस दौरान विधायक फूल सिंह मीणा भी वहां पहुंचे और भील कलाकारों को थाली मादल पर नृत्य करते देख वे भी उनके साथ जमकर नाचने लगे। विधायक के नाचने का अंदाज ग्रामीण और गवरी कलाकारों को काफी पसंद भी आया। साथ ही गवरी कलाकारों के साथ नृत्य के बाद विधायक जी ने गोरजिया माता की सवारी भी अपने सिर पर उठाई। उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं विधायक जी कैसे गवरी नृत्य करते हुए नजर आए, और उसके बाद जो दूसरी तस्वीर है वहां आप देख सकते हैं कि माता की सवारी अपने सिर पर उठाए भी विधायक महोदय नजर आए। तो फूल सिंह मीणा का ये अंदाज जो है, रंग रंगीलो राजस्थान का जो अंदाज आज देखने को मिला, वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड में आज हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह आयोजित किया गया। समापन समारोह की अध्यक्षता बीएसएनएल मुख्य महाप्रबंधक राजस्थान परिमंडल संदीप गोविल ने की। दूरसंचार महिला कल्याण समिति की अध्यक्ष आरती गोविल, बीएसएनएल के मुख्य विजिलेंस अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह में हास्य कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें कवि किशोर पारीक, वरुण चतुर्वेदी, जगदीश मोहन रावत ने हास्य प्रस्तुतियां दी। समापन समारोह में पहली बार डिजिटल क्रांति के दौर में डिजिटल उपवास की शुरुआत की गई, जिसमें विभागीय अधिकारी कर्मचारियों ने डिजिटल उपवास पर अपनी प्रस्तुतियां दी। डिजिटल उपवास पर बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। शीर्षक रखा था, सब्जेक्ट था, वो भी बड़ा अच्छा ही था, डिजिटल उपवास। आजकल आज के ज़माने में जैसे हम लोग हमेशा मोबाइल और इंटरनेट में ही व्यस्त रहते हैं, तो क्या हम डिजिटल इस उपवास कर सकते हैं कि डिजिटल फास्टिंग, डिटॉक्सिंग जिसको कहते हैं, क्या हम इस तरह से कर सकते हैं? तो इसमें अधिकारी और कर्मचारियों की दो अलग अलग प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम लोगों ने पुरस्कार रखे हैं। इसी तरह से क्विज प्रतियोगिता की थी हिंदी में, और अपने देश के भूगोल और इसके बारे में भी प्रतियोगिता की गई थी, जिससे कि उसमें जो भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रतियोगी आए हैं उन सभी को हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। युवा पीढ़ी को आजादी का महत्व बताने के लिए सीमा सुरक्षा बल की ओर से साइकिल रैली निकाली जा रही है। बीएसएफ जवानों की यह रैली आज शाहपुरा पहुंची। यहां रानी रत्ना कुमारी फाउंडेशन की ओर से साइकिल यात्रा में शामिल सैनिकों का सम्मान किया गया। रैली कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरी, जहां लोगों ने फूल बरसाकर रैली का स्वागत किया। रैली है, ये 24 तारीख को बीकानेर से चली थी। इसी प्रकार से पूरे देश में सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज अलग अलग हिस्सों से चल करके 2 तारीख को राजघाट पे टर्मिनेशन होगा, जो कि महात्मा गांधी की एनिवर्सरी है। उसके ऊपर सभी वहाँ इकट्ठे होंगे। सभी ये साइकिल रैली 15-15 के ग्रुप्स में है, जो कि पैदल चलेंगे। जो मेरी साइकिल रैली है 24 से बीकानेर चली। संदेश में यही देना चाहूँगा कि जिस प्रकार बीएसएफ हमारे बॉर्डर की हिफाजत करता है, सिक्योरिटी करता है, निस्वार्थ ये लोग हमारे देश के लिए सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से जो हम समाज के लोग हैं, देशवासी हैं। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।